गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है राइस का जो है भूरा धब्बा रोग के बारे में बात कर रहे हैं, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जिसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसको और जो सिनोनिमस नेम्स हैं वो देखिए, रिक्सेरा ओराइजी, बाइपोलरिस ओराइजी। जिसकी जो परफेक्ट स्टेज है इन्फेक्शन करने की वो इसकी सेक्सुअल स्टेज है, जिसका नाम है कोचलियोबोलस मियाबेनस। कोचलियोबोलस मियाबेनस। अब कुछ इसके रोग के लक्षण देख लेते हैं। जब ये रोग उत्पन्न होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से या बाइपोलरिस ओराइजी से, तो ये जो भूरा धब्बा रोग है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है, इसके क्या क्या लक्षण पौधे में पाए जाते हैं, कैसे हम इसे पहचान करें। तो सबसे पहले देखिए, कवक जो है ये है फंगल डिजीज है। सारी जो भूरा धब्बा रोग है ये फंगल डिजीज है। इसमें क्या है, कवक मुख्य खेत में सीडलिंग से लेकर मिल्की स्टेज तक संक्रमण करती है। जो सीडलिंग है, सीडलिंग स्टेज से लेकर जो उसकी मिल्की स्टेज है पौधे की, वहाँ तक उसमें संक्रमण फैलाएगी। रोग के लक्षण जो है कॉलेप्टाइल, लीफ ब्लेड, लीफ शीट और ग्लूम्स पर बनते हैं। सबसे अधिक ग्लूम्स और लीफ ब्लेड और ग्लूम्स पर देखे जाते हैं प्रचुर मात्रा में। फिर लीफ स्पॉट जो है, जो लीफ के ऊपर एक स्पॉट बना रहेगा, वो कैसा होगा, वो बेलनाकार होगा, सिलेंड्रिकल होगा, अंडाकार होगा, गोल होगा, अंडे के आकार वाला स्ट्रक्चर होगा उसका, अंडाकार होगा और गहरे भूरे से येलो के रूप में बनते हैं। रंग कैसा होगा, गहरा भूरा होगा और नहीं तो हल्का सा पेल येलो कलर का होगा, जो कि बाद में गोल हो जाते हैं। बाद में इनकी जो संरचना है वो गोल हो जाती है। जब कई धब्बे आपस में मिल जाते हैं तो पत्तियां ऊपर तक सूख जाती हैं। जब ये धब्बे आपस में कई सारे मिल जाएंगे तो पत्तियां क्या है, ऊपर तक सूख जाएंगी। प्रभावित नर्सरी में सीडलिंग जो है वो मर जाती हैं। जिस नर्सरी में यही रोग जाएगा, वहाँ पर जो नर्सरी में पौधे जहाँ प्रभावित होंगे वहाँ सीडलिंग मर जाएगी, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो मर जाएंगे। ग्लूम्स जो हैं पर गहरे भूरे से काले धब्बे बनते हैं। ग्लूम्स जो सीड के ऊपर पतली सी कवरिंग होती है, उसमें क्या होगा, गहरे भूरे से काले धब्बे बनते हैं, जिससे दाने रंगहीन हो जाते हैं। दाने की गुणवत्ता तथा वजन दोनों कम हो जाते हैं। फिर देखिए, इसमें पैथोजन की बात कर ले। जो हमारा रोग कारक बाइपोलरिस ओराइजी है, ये कैसा होता है, भूरा है और सेप्टेड है। माइसीलियम जो है उसमें अलग अलग ऐसे खांच बनी हुई है। देखिए, आपको बनाकर दिखा देती हूँ माइसीलियम कैसा हुआ। इसमें देखिए ऐसे ऐसे सेप्टा बीच में बने रहेंगे। इसकी वॉल है, ऐसी दूसरी तरफ जो है दूसरे सेप्टा बने रहेंगे। ये बीच में क्या है, सेप्टा बने हुए हैं, इसको अलग करते हैं तो भूरी तथा सेप्टेड माइसीलियम बनती है। कोनेडियोफोर जो है वो या तो एकल होंगे या फिर छोटे छोटे गुच्छों के रूप में रहेंगे, जिनको हम गुच्छों को गैनिकुलेट कह रहे हैं। कोनिडिया की शेप कैसी होगी वो देख लीजिए। सिंगल कोनिडिया कैसा होगा, ऐसे टेपर्ड होगा, टेपर्ड एंड जो है टेपर्ड होंगे, बीच में से फूला हुआ रहेगा। कर्व्ड होगा, किनारे उसके मुड़े हुए होंगे थोड़े से। कलर उसका कैसा होगा कोनिडिया का, लाइट येलो, हल्का पीला रंग से लेकर गोल्डन ब्राउन रंग तक हो सकता है और 6 से 14 सेप्टेड मिल सकते हैं उसमें। इसकी जो वही परफेक्ट स्टेज इन्फेक्शन की हमने बात की थी, सी मियाबेनस जो है पेरिथीसिया बनाती है। पेरिथीसिया इसकी इनिशियल स्ट्रक्चर जो इन्फेक्शन स्टेज है, इसमें 6 से 15 तक एस्कोस्पोर पाए जाते हैं। 6 से 15 एस्कोस्पोर पाए जाएंगे। एस्कोस्पोर्स होते कैसे हैं इसमें, वो देखिए, इसमें सेप्टेड होंगे, फिलामेंटस होंगे, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लंबे बेलनाकार संरचना होगी और रंगहीन होंगे। ठीक है। कवक में जो है कुछ फाइटोटॉक्सिन्स मिलते हैं, जैसे कि टर्पेनॉइड हैं। ये विषैले रसायन होते हैं, जिसे हम लोग जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। ऑफियोबोलिन ए है,
कोचलियोबोलिन ए है, ऑफियोबोलिन बी है, कोचलियोबोलिन बी है, ऑफियोबोलिन फर्स्ट भी कहते हैं। इन सभी में ऑफियोबोलिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा जहरीला या विषैला है, टॉक्सिक है। ये सभी फाइटोटॉक्सिन्स, जितने भी ये फाइटोटॉक्सिन्स हैं, ये परपोषी कोशिका भित्ति की प्रोटीन भाग को तोड़ देते हैं, जिसके कारण पौधे की कोशिकाएं क्या है, मरने लगती हैं। जितनी भी पौधे की कोशिकाएं हैं, उस कोशिका की भित्ति को ये जो प्रोटीन का भाग है उसे ये तोड़ देते हैं, जो ये विषैले पदार्थ है फाइटोटॉक्सिन्स, जिसके कारण पौधे की कोशिकाएं जो है मरने लगती हैं। अब आगे हम देखेंगे रोग चक्र, डिजीज साइकिल। रोग चक्र में ये बात करें कि प्राथमिक जो संक्रमण का मुख्य स्रोत है वो रोगी बीज तथा जड़ है। फिर हम बात करें कवक के कोनिडिया जो हैं वो रोगी दानों तथा कवक जाल रोगी पादप उत्तकों पर 2 से 3 वर्षों तक उत्तरजीवी रहते हैं। कितने साल तक वो रह सकते हैं? रोगी कोनिडिया के दानों पर और कवक जाल जो है रोगी पादप के टिश्यूज में जो है 2 से 3 वर्षों तक उत्तरजीवी रहते हैं, वहां पड़े रहते हैं। तो ट्रांसमिशन जो है, संचरण जो है वो कोनिडिया के थ्रू होता, कोनिडिया का जो है वो वायु के थ्रू होता है, वायु की वजह से होता है। और वायु में भी कैसे, मेन फील्ड जो मुख्य खेत है उसमें नर्सरी से लेकर प्लांट तक इन्फेक्शन फैला सकता है ये। और डिजीज, जब रोग फैल रहा होता है या उस समय जो उसका होस्ट है परपोषी पौधा ना मिले, राइस ना मिले वहां पर, तो साथ में उसका कोलेटरल होस्ट भी है। अगर ये वहां होगा तो इस कोलेटरल होस्ट पर जो है ये रोग कारक सर्वाइव कर सकता है, जिसका नाम देखिए, कोलेटरल होस्ट जो है लर्सिया हेक्सेंड्रा और इकाइनोकोलोनम। तो लर्सिया हेक्सेंड्रा, इकाइनोकोलोनम, ये इसके कोलेटरल होस्ट हैं। अब इसमें हम इसका डिजीज साइकिल देख लें, डिजीज इन्फेक्शन कैसे कर रहा है, साइकिल कैसे मूव ऑन कर रहा है। तो होस्ट इन्फेक्शन, सबसे पहले जो परपोषी पौधे में इन्फेक्शन होगा उसके सभी पादप के सभी भाग पर होगा, सभी पार्ट्स पर होगा। फिर ये जो है पेरिथीसिया का फॉर्मेशन करेगा होस्ट टिश्यू में। पेरिथीसिया में एस्कोस्पोर्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा। पेरिथीसिया से देखिए विद प्लांट ऑन और स्ट्रॉपॉइल्स, जो बचे हुए अवशेष होते हैं पुराने पौधों के या पौधे के ऊपर जो है वो पेरिथीसिया ग्रो करेगा। पेरिथीसिया ग्रो करेगा तो उसमें एस्कोस्पोर्स होंगे, एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट करके वापस होस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें क्रिएट कर देंगे किसी स्वस्थ पौधे में। तो ये जो हमने होस्ट पढ़ा है, ये पढ़ा है थ्रू पेरिथीसिया और एस्कोस्पोर्स। अब सेकेंड देखिए इसमें कि यहाँ पर कोनिडियोफोर्स जो है जब स्टोमेटा के संपर्क में आएंगे तो वहां पर क्या है, कोनिडिया धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करेगा। कोनिडिया डेवलप करेगा तो क्या होगा, इन्फेक्टेड फ्लोरेसेंस, जो उसका फ्लोरेसेंस है पौधे का वो इन्फेक्ट करेगा, वहां पर संक्रमण आ जाएगा। संक्रमण आते ही क्या होगा, कोनिडिया ओन एंड माइसीलियम इनसाइड द सीड, सीड के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर सीड के अंदर पहुंचने से जब वो जो बीज है, बीज में जब फंगस पहुंच चुका है, अब वो जर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, जर्मिनेटेड कोनिडिया एंड एक्टिवेटेड माइसीलियम, वो जो बीज है वो संक्रमित हो चुका है। संक्रमित बीज से जो पौधा बनेगा तो वो पूरा का पूरा संक्रमित होगा। तो ये प्राइमरी साइकिल है, ठीक है। और उसके बाद हम सेकेंडरी साइकिल देख ली। सेकेंडरी साइकिल क्या कह रहा है कि कोनिडियोफोर्स जो है कम आउट थ्रू द स्टोमेटा एंड लेटर डेवलप कोनिडिया। कोनिडियोफोर्स जो है स्टोमेटा से बाहर निकलेंगी और कोनिडिया डेवलप करेंगे। कोनिडिया आएगा, कोनिडिया जो है वो डायरेक्ट इन्फेक्ट करेगा किसी प्लांट को। तो ये इसका सेकेंडरी साइकिल है, ठीक है। प्राइमरी साइकिल में हमने बात किया था कोनिडिया जो है पौधे की इन्फ्लोरेसेंस को संक्रमित कर रहा है। अब इसमें 2 फेजेस की बात कर रहा है, एक्टिव फेज और डोरमेंट फेज। डोरमेंट फेज में वो जो है पादप के अंदर या पादप के किसी न किसी भाग में जो छिपा हुआ रहेगा रोग कारक, और वहां पर अपनी वृद्धि के लिए अनुकूल समय ढूंढता रहेगा। अनुकूल समय मिलते ही वो एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लिया अनुकूल परिस्थितियां इसके लिए क्या क्या है रोग कारक के लिए।
तापमान इसको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता 80%, और नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक हैं अगर वो इसको उपलब्ध रहेंगे तो ये जल्दी से ग्रो करेगा। अब हम देख लें कि इस रोग की प्रबंधन कैसे की जा सकती है, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। खेत की सफाई करनी है। खेत की सफाई में आप क्या सफाई करेंगे, वहाँ पे जितने भी खरपतवार हैं और संक्रमित जो वहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, पुराना डेब्रिस पड़ा हुआ है, उसको निकाल देंगे। साथ ही कोलेट्रल होस्ट, जो 2 कोलेट्रल होस्ट हमने बात की थी अभी, उनको नष्ट कर देना है, क्योंकि अगर वहाँ पर मुख्य फसल जो राइस है जिसको वो इन्फेक्ट कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, रोग कारक, अगर वो नहीं होगी तो वो कलेक्टर होस्ट पर सर्वाइव करेगा। कलेक्टर होस्ट को निकाल दीजिए, डेब्रिस निकाल दीजिए और खरपतवार निकाल दीजिए, तो आपके ये बीमारी राइस को नहीं होगी। जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग कीजिए। देखिए अगर ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल करेंगे तो वो रोग कारक फिर आ जाएगा। अभी हमने उसके अनुकूल परिस्थितियों की बात की थी इससे पहले कि जब नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अधिक मात्रा में दिए जाएंगे तो वो रोग कारक आएगा। टॉलरेंट वेराइटीज कौन सी हैं, जैसे CO44 है, भवानी है, इनका जो है कल्टीवेशन करना चाहिए, उगाना चाहिए, क्योंकि इन वेराइटीज पर जो है वो रोग कारक नहीं आएगा। रोग मुक्त बीज का चुनाव करना चाहिए। ऐसे बीज का चुनाव करना चाहिए जिसमें कोई रोग ना हो। सीड ट्रीटमेंट किससे करें, थेरम और कैप्टन से करें। 4 ग्राम पर केजी सीड, 1 किलो सीड के पीछे 4 ग्राम जो है थेरम या फिर कैप्टन का यूज करना है। नर्सरी में जो है एडिफेनफोस 40 ml अथवा मेनकोजैब जो है 80 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के साथ स्प्रे करें। जो मुख्य खेत है उसमें आपने स्प्रे करना है 500 ml एडिफेनफोस प्रति हेक्टेयर की दर से। इसका स्प्रे करेंगे तो जो मुख्य खेत है जहाँ पर फसल ऑलरेडी लगी हुई है तो वहाँ पर वो बीमारी नहीं आएगी। ये नर्सरी के लिए है और ये बीज के लिए है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप आपस में बच्चों में बांटेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। शेयर मैक्सिमम कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है। आप नहीं करना चाहें तो ना कीजिए, करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।